13 जून 2025 को जब मिडिल ईस्ट में आग लगी तो पूरी दुनिया शॉक में थी। दशकों से चला आ रहा तनाव आखिरकार बहुत बरस गया था। इजराइल ने ईरान की सबसे जरूरी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर एक बड़ा अप्रत्याशित हवाई हमला किया। टारगेट साफ थे, फोर्डो, नटांज और इस्फहान। ये साइट्स ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए बहुत जरूरी थी। पहला हमला एक कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन था। इसने मिलिट्री कोऑर्डिनेशन और टेक्नोलॉजी की नई लेवल को दिखाया। दुनिया ने अपनी सांसें थाम ली थी, ये सोचकर कि अब आगे क्या होगा। ये सिर्फ एक आसान बॉम्बिंग नहीं थी, ये एक सोफिस्टिकेटेड मल्टी लेयर्ड अटैक था। इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने इसमें बहुत अहम रोल निभाया। उन्होंने मेन एयर स्ट्राइक से पहले कई सीक्रेट ड्रोन भेजे। ये ड्रोन ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज और डिसेबल करने के लिए डिजाइन किए गए थे। डिजिटल और फिजिकल एयर स्पेस में अफरा तफरी मचाकर उन्होंने इजरायली फाइटर जेट्स के लिए रास्ता बनाया। स्ट्रेटेजी ये थी कि दुश्मन को डिसाइसिव ब्लो देने से पहले अंधा कर दिया जाए। इस टैक्टिक ने मॉफियान कॉन्फ्लिक्ट का बदलता चेहरा दिखाया, जहां साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ट्रेडिशनल फायर पावर जितनी ही जरूरी है। अटैक तब और तेज हो गया जब यूनाइटेड स्टेट्स भी इसमें शामिल हो गया। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नाम के एक कोऑर्डिनेटेड मिशन में अमेरिकी B-2 स्टील्थ बाउंसर ईरान के एयर स्पेस में उड़ान भरने लगे। ये एडवांस्ड एयरक्राफ्ट रडार को लगभग नहीं दिखते। वे अपने साथ एक डिस्ट्रक्शनकारी पेलोड ले गए थे, 33,000 पाउंड के बंकर बस्टर बॉम्ब। उनका टारगेट बहुत मजबूत फोर्डो न्यूक्लियर साइट था, जो एक पहाड़ के नीचे बहुत गहराई में था। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने तुरंत मिशन का मकसद बताया। उन्होंने कहा कि यह एक सटीक ऑपरेशन था, जिसका मकसद सिर्फ ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना था, न कि सरकार को हटाना। तुरंत बाद एक सन्नाटा छा गया, फिर ग्लोबल अलार्म बजने लगा। यह स्ट्राइक एक शानदार मिलिट्री अचीवमेंट थी, लेकिन उन्होंने एक खतरनाक लाइन भी पार कर दी थी। यूनाइटेड स्टेट्स की सीधी भागीदारी ने एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट को ग्लोबल क्राइसिस में बदल दिया। दुनिया भर के न्यूज चैनल इमरजेंसी रिपोर्ट दिखाने लगे। मॉस्को से बीजिंग तक की राजधानियों में लाइफ आर्ट सिचुएशन को समझने की कोशिश करने लगे। सबके दिमाग में यह सवाल था कि ईरान जवाब देगा या नहीं, बल्कि ये कि कैसे, और वो जवाब एक पहले से ही खतरे में पड़े रीजन के लिए कितना डिस्ट्रक्शनकारी होगा। ईरान का जवाब तेज और गुस्से वाला था। तेहरान ने पॉलिटिकल और मिलिट्री इमरजेंसी स्टेट डिक्लेयर कर दी। उसने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च किया, जो उसके घोषित दुश्मनों के खिलाफ एक बड़ा काउंटर अटैक था। बैलिस्टिक मिसाइलों और एक्सप्लोसिव ड्रोनों की लहरें इजराइल की तरफ दागी गईं। टेल अवीव, हाइफा और बीरशेबा जैसे बड़े शहरों में एयर रेड सायरन बजने लगे। आसमान रोशन हो गया, क्योंकि इजराइल का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम आने वाले खतरों को रोकने के लिए फास्टी से काम कर रहा था। उसी समय ईरान ने रीजन में अमेरिकी मिलिट्री बेसों को टारगेट किया, खासकर कतर में अल उदीद एयरबेस को, जो यूएस ऑपरेशंस के लिए एक क्रिटिकल हब था। हालांकि ईरान की कई मिसाइलें सफलतापूर्वक रोकी गईं, कुछ डिफेंसिव शील्ड को भेद गईं। इजरायली सिविलियंसों पर इसका असर तुरंत और फिरावना था। देश भर के शहरों में परिवार बॉम्ब शेल्टर में भागे। उनकी जिंदगियां ऊपर से आने वाले लगातार खतरे से अस्त व्यस्त हो गईं। अगले 9 दिनों में इन हमलों में कम से कम 24 लोगों की जान चली गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फिर अपने वीडियो से भर गए। लोगों ने शेल्टर के अंदर से क्लिप्स और रात में हुए धमाकों के हिलते डुलते फुटेज शेयर किए। युद्ध का यह कच्चा अनफिल्टर्ड नजारा दुनिया भर के घरों में डर और अफरा तफरी ले आया, जिससे कॉन्फ्लिक्ट पर्सनल और तुरंत महसूस होने लगा। इंसानी कीमत सिर्फ एक तरफ नहीं थी। ईरान में शुरुआती इजरायली और अमेरिकी एयर स्ट्राइक से बहुत ज्यादा लोग मारे गए। रिपोर्टों से पता चला कि 400 से ज्यादा लोग, उनमें से कई नागरिक जो टारगेट किए गए मिलिट्री और न्यूक्लियर साइट्स के पास रहते थे, मारे गए। जमीन पर के सीन दिल दहला देने वाले थे। रेस्क्यू वर्कर्स मलबे में बचे हुए लोगों को ढूंढ रहे थे और अस्पताल इंजर्डों की बढ़ती संख्या से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इंफ्रास्ट्रक्चर का विनाश और डर का माहौल ने रोजमर्रा की जिंदगी को ठप कर दिया। कॉन्फ्लिक्ट, जिसे लाइफ आर्स स्ट्रेटेजिक टर्म्स में बताते थे, क्रॉसफायर में फंसे आम लोगों के लिए एक क्रूर हकीकत थी। इस बीच यूएस एसेट्स पर हमलों ने एक साफ मैसेज दिया। ईरान ने कतर में अल उदीद बेस पर लगभग 19 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। यूएस और कटरी पैट्रियट मिसाइल बैटरियों ने उनमें से ज्यादातर को मार गिराया, और एक मिसाइल जो बेस पर लगी उससे कोई हताहत नहीं हुआ। बाद में रिपोर्ट किया गया कि ईरान ने स्ट्राइक से पहले यूएस को पहले से सूचना दी होगी, जो अमेरिका के साथ पूरी तरह से युद्ध छेड़े बिना अपनी क्षमता दिखाने के लिए एक कैलकुलेटेड चाल थी। जवाब में यूएई और बहरीन जैसे खाड़ी देशों ने अपनी एयर डिफेंस एक्टिवेट कर दी और अपने एयर स्पेस को अस्थायी रूप से बंद कर दिया, ये फिरते हुए कि कॉन्फ्लिक्ट उनकी सीमाओं को पार कर जाएगा। बढ़ती हिंसा के बीच 23 जून को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक कंप्लीट और टोटल सीज फायर की घोषणा की, जिसे उन्होंने कहा कि कटारी मध्यस्थों की मदद से किया गया था। ये एग्रीमेंट आधी रात को शुरू होने वाला था। ईरानी स्टेट मीडिया ने भी इस डील की पुष्टि की। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि अगर इजराइल डेडलाइन तक अपने हमले रोक देता है, तो ईरान भी अपने हमले रोक देगा। एक छोटे पल के लिए दुनिया ने राहत की सांस ली। ऐसा लगा कि डिप्लोमेसी रीजन को खतरे से बाहर निकाल सकती है। तेल की कॉस्टें, जो नाटकीय रूप से बाराज गई थीं, पॉजिटिव खबरों पर बाजारों की प्रतिक्रिया के रूप में गिरने लगी।
हालांकि उम्मीद कम समय के लिए थी। सीज फायर की घोषणा होते ही वो खत्म हो गया। डेडलाइन के तुरंत बाद ईरान ने टेल अवीव और बीरशेबा पर मिसाइलों की एक और वॉली लॉन्च की। सायरन फिर से बजने लगे और हिंसा का फिरावना चक्र फिर से शुरू हो गया। बीरशेबा में एक रिहायशी इमारत पर सीधे मिसाइल हमले में कम से कम 4 नागरिक मारे गए और 1 दर्जन से ज्यादा घायल हुए। ये दर्दनाक रूप से साफ हो गया कि डिप्लोमेटिक घोषणा समय से पहले थी। हर तरफ का गहरा अविश्वास और स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स इतने मजबूत थे कि एक आसान एग्रीमेंट उन्हें दूर नहीं कर सकता था। युद्ध फिर से शुरू हो गया था। दिखने वाले धमाकों और मिसाइल बैराज के पीछे एक सीक्रेट युद्ध शैडो में चल रहा था। मोसाद ने ईरान के अंदरूनी हिस्सों में गुप्त जमीनी ऑपरेशन जारी रखे। उसके एजेंट मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ने और सोफिस्टिकेटेड साइबर अटैक करने में लगे थे। एडवांस सैटेलाइट सर्विलांस का इस्तेमाल करके इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर और दूसरे हाई रैंकिंग ऑफिशियल के मूवमेंट्स को ट्रैक किया। एक बड़े कदम में इजराइल ने कथित तौर पर तेहरान की बदनाम एविन जेल पर हमला किया, जहां इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सीनियर कमांडरों को रखा गया था। इस शैडो वॉर का मकसद ईरानी शासन को अंदर से अस्थिर करना था। इन गुप्त गतिविधियों से पता चला कि कॉन्फ्लिक्ट कई मोर्चों पर लड़ा जा रहा था। ये सिर्फ मिसाइलों और जेट्स का युद्ध नहीं था, बल्कि इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी और साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस का भी युद्ध था। ईरानी क्षेत्र के भीतर काम करने की मोसाद की क्षमता ने शासन की कमजोरियों को उजागर किया। साइबर हमलों और आंतरिक तोड़फोड़ का लगातार खतरा तेहरान लीडरशिप पर प्रेशर की एक और परत बढ़ा रहा था। ये अनदेखा वॉर क्षेत्र उतना ही जरूरी था जितना कि दिखने वाला युद्ध के रास्ते को इस तरह से आकार दे रहा था जिसे जनता हमेशा नहीं देख सकती थी, लेकिन जिसके इफेक्ट्स गहरे महसूस किए गए। इस कॉन्फ्लिक्ट ने ग्लोबल इकोनॉमी में तुरंत शॉकवेव्स भेज दी। जैसे ही पहले बॉम्ब गिरे, तेल की कॉस्टें 10% से ज्यादा बढ़कर 5 महीने के हाई पर पहुंच गई। मिडिल ईस्ट एनर्जी पर दुनिया की निर्भरता एक बार फिर सामने आ गई। सीज फायर की संक्षिप्त खबर से कॉस्टें गिरी, लेकिन लड़ाई फिर से शुरू होने पर वे फिर से भी आएज गईं। संकट को और बढ़ाते हुए ईरान की संसद ने होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की धमकी दी, जो ग्लोबल तेल शिपमेंट के लिए एक जरूरी चौक पॉइंट है। इस धमकी से न्यूयॉर्क से टोक्यो तक के स्टॉक मार्केट में पैनिक फैल गया, क्योंकि एक गंभीर ग्लोबल रिसेशन की संभावना बहुत वास्तविक हो गई थी। इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक प्रतिक्रिया खंडित और अप्रभावी थी। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, लेकिन यह जल्दी ही डेडलॉक में बदल गई। रूस और चीन ईरान का समर्थन करते हुए एक रेजोल्यूशन ड्राफ्ट किया, जिसमें यूएस और इजरायली हमलों की निंदा की गई और हिंसा को तुरंत रोकने का आह्वान किया गया। हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स को अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल करने की उम्मीद थी, जिससे काउंसिल शक्तिहीन हो गई। प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमलों को एक शानदार मिलिट्री सक्सेस बताया और चेतावनी दी कि ईरान का शासन इसका अफसोस करेगा। रूस और चीन ने बदले में वेस्ट को आगे बढ़ने के खिलाफ चेतावनी दी, अपने इंटरवेंशन की तैयारी का संकेत दिया। ये कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल शांति के भविष्य और मॉर्फियन वॉरफेयर की प्रकृति के बारे में गहरे सवाल उठाता है। स्टील्थ बॉम्बर, सोफिस्टिकेटेड ड्रोन, साइबर अटैक और गुप्त ऑपरेशंस का ट्रेडिशनल मिसाइल स्ट्राइक के साथ इस्तेमाल अ न्यू हाइब्रिड फॉर्म ऑफ वॉरफेयर को दिखाता है। जिस फास्टी से एक रीजनल झगड़ा बड़े विश्व शक्तियों को शामिल करते हुए एक ग्लोबल क्राइसिस बन सकता है, वह बहुत चिंताजनक है। यूएस की भागीदारी और रूस और चीन की मजबूत रिएक्शनों ने एक भू राजनीतिक शतरंज बिछा दिया है, जहां एक गलत चाल के मिडिल ईस्ट से कहीं ज्यादा डिस्ट्रक्शनकारी परिणाम हो सकते हैं। आखिर में दुनिया को यह सोचने पर मजबूर होना पड़ता है, क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है या एक और खतरनाक लेकिन सीमित रीजनल कॉन्फ्लिक्ट? जवाब अनिश्चित रहता है। आने वाले दिनों और हफ्तों में वाशिंगटन, तेहरान, यरूशलेम, मॉस्को और बीजिंग के लाइफ आवर्स द्वारा लिए गए फैसले आगे का रास्ता तय करेंगे। क्या वे डीएस्केलेशन और डिप्लोमेसी चुनेंगे या वे दुनिया को व्यापक विनाश की तरफ और धकेल देंगे? अभी के लिए दुनिया देखती है, इंतजार करती है और उम्मीद करती है कि प्रतिशोध और शक्ति की कच्ची इच्छा पर तर्क हावी होगा।